Hello everyone, welcome you all in this online platform of Heritage Public School। आज से हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करने वाले हैं। बिफोर वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बैकग्राउंड ऑफ दिस। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि what is nationalism and why are the emergence of nationalism in India। आखिर भारत में राष्ट्रवाद इमर्ज क्यों हुआ था, नेशनलिज्म इमर्ज कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्या रीजंस थे। उन चीज़ों को जब हम जान लेंगे तो हमारे लिए नेशनलिज्म इन इंडिया के जो एविडेंस हैं, जो क्रोनोलॉजी है, वो याद करना काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना। क्योंकि हिस्ट्री को अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी ना कभी उसकी डेट्स, उसके ऑर्डर्स, क्रोनोलॉजी को कंफ्यूज होके मिक्सअप कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक बार एज एन स्टोरी के रूप में उसको समझ लिया तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा। कोई भी जब भी आप एसएसटी के चैप्टर्स को देखते हैं, स्पेशली हिस्ट्री के, तो चैप्टर के नेम से पहले उसके बैकग्राउंड को निकालिए। कि जब आपने चैप्टर को शुरू किया, चैप्टर का नेम देखा, तो उस चैप्टर की कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, उसका कोई बैकग्राउंड होगा जिसकी वजह से वो इतिहास बना। जब किसी का कोई कारण होता है, जैसे कि कोई दवाई की कोई वैक्सीन बनेगी जो पॉपुलर होगी, तो उस वैक्सीन के पॉपुलराइजेशन होने की रीज़न होगा वो बीमारी जिसकी वो वैक्सीन बनी। तो सेम वे में अगर कोई चैप्टर इतिहास में इतना इम्पोर्टेंस रखता है, कुछ डेट्स हैं, तो उसका रीज़न होगा कुछ। अगर वो रीज़न पता होंगे तो वो डेट्स पता होंगी, हमें याद कुछ नहीं करना होगा। उसी तरह से हम इस चैप्टर के बैकग्राउंड को देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा बैकग्राउंड है, रिवाइज कर लेते हैं। 8th क्लास में हमने बहुत डिटेल में देखा था। सबसे पहले ब्रिटिशर्स के बारे में ही जानना है हमें। इसमें ब्रिटिशर्स 16th सेंचुरी में इंडिया में आए थे फॉर द ट्रेड। अबाउट 150 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया। देन उन्होंने यहाँ पे राज्य करना शुरू किया। जो पहला बैटल था जो उन्होंने जीता था वो था आपका बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था ये बैटल, कब हुआ था? 1757। उसके बाद कौन सा बैटल लिया उन्होंने? बैटल ऑफ बक्सर। ये कब लड़ा उन्होंने? 1764। इन दो बैटल्स में जीत के बाद उनका नॉर्थ इंडिया के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होने लगा था। वो उनकी जो पॉलिसी थी कि वो यहाँ के राजाओं को शासन राजाओं को करने देते थे, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन होता था वो खुद करते थे। यानी कि टैक्स जो कलेक्शन होगा वो अंग्रेज करेंगे, लेकिन जो वहाँ के साम्राज्य को संभालना है, वहाँ पे न्याय नियम बना के रखना है, वो काम कौन करेगा? वो वहाँ के राजा या फिर नवाब करेंगे। तो बड़ा ही ड्वेल सिटी, इसको हम ड्वेल गवर्नमेंट भी कहते हैं। 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत की थी। अब जब इस तरह से धीरे धीरे उनका पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोलिंग होती चली गई, अबाउट 100 ईयर्स उन्होंने इंडिया के लोगों के ऊपर बहुत गलत तरह से व्यवहार करना शुरू किया, गलत टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, हमारे सोशलिज्म में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, हमारे सोशल कल्चर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ टैक्सेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। हमारे नवाब जो राजा थे उनको उनके जगहों से रिमूव करना शुरू कर दिया। इन सब को एक टाइम तक फेस करते हुए 1857 का वो टाइम आता है, 1857, जब शुरू होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी पहला जिसको हम विद्रोह कह सकते हैं राष्ट्रवाद का। अगर हमें सही मायने में नेशनलिज्म का इमरजेंस देखना या समझना है तो हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 को समझना होगा, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ नेशनलिज्म। इट्स नॉट अ कंप्लीट एविडेंस ऑफ नेशनलिज्म। ये पूरी तरह से राष्ट्रवाद का प्रमाण नहीं था, लेकिन इस विद्रोह, इस बैटल ने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के जो बीज थे वो लोगों के दिल में बो दिए थे, और यहाँ से राष्ट्रवाद अपने चरम के लिए आगे बढ़ने लगा था। क्या हुआ था 1857 के रिवॉल्ट में?
जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजंस तो हम पहले ही देख चुके हैं, सोशल कल्चर स्टडीज़, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो आपका था 8th क्लास की लास्ट चैप्टर की बुक में। उसमें ये था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको जो बंदूक का उस समय कारतूस होता था उसको मुंह से फाड़ के उसमें जो कह सकते हैं आप क्या, जो उसका पाउडर होता था वो बंदूक में डालना होता था। तो वो जो कारतूस की स्किन बनाई, जो खाल थी, वो गाय की थी और हिंदुओं के लिए गाय माता के समान होती थी। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट देम टू ईट एंड कट इट फ्रॉम दैट लाइक दैट। तो इसीलिए हिंदुओं ने और मुस्लिम्स के लिए भी उन्होंने उसको दो स्किन बनाया था, इट्स वन फ्रॉम द काउ एंड वन फ्रॉम अ पिग। काउ इज़ अ वैल्यूएबल एनिमल फॉर हिंदूज एंड पिग इज़ वेरी बैड एनिमल फॉर मुस्लिम। मतलब पिग का मांस तक खाना पसंद नहीं करते हैं मुस्लिम। तो ये दोनों ही धर्मों के लिए बहुत एक मुश्किल था। तो इसकी जब हुआ तो जो सोल्जर्स थे इंडियंस, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर फोर्स करना शुरू किया। तो उस फोर्स के कारण आपका रिवॉल्ट होता है 1857 की, जिसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे ने। 1857 के बाद एक तरह का राष्ट्रवाद, एक तरह का नेशनलिज्म काफ़ी धीरे धीरे इंडिया में इमर्ज होने लगता है। और इसी के कारण 1885 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का फॉर्मेशन कब होता है? 1885 में। अब 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, तो नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस? कोई कहेगा जवाहरलाल नेहरू, कोई कहेगा वल्लभ भाई पटेल। द फाउंडर ऑफ कांग्रेस इज A.O. ह्यूम। इसके पीछे भी एक थ्योरी थी। वो थ्योरी क्या थी? वो ऑनलाइन क्लास में नहीं, वो कभी ऑफलाइन क्लासेस में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट वाज दैट थ्योरीज, और इसके पीछे जो अलग अलग छोटे छोटे रिवॉल्ट हो रहे थे उन सभी रिवॉल्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में हम इसके सिर्फ एक समराइज वर्जन को समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि नेशनलिज्म इन इंडिया का बेस क्या है। बेस अगर इस चैप्टर का आपका ऑनलाइन से क्लियर हो गया, तो जब हम डिटेल में जाएंगे तब ऑफलाइन क्लासेस में जब हम स्कूल्स में मिलेंगे और इसका डिटेल में रिव्यू, डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फाउंडर ऑफ कांग्रेस कौन हो गया? A.O. ह्यूम। अब कांग्रेस बन गई। कांग्रेस बनने के बाद रिवॉल्ट होने शुरू हुए। अब जो शुरुआत में कांग्रेस बनी वो क्या करती थी कि कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हुए। मॉडरेट्स को हम कहते थे नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट को हम कहते थे गरम दल। तो जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिशर्स के सामने बस अपील्स करते रहते थे, ओ माय लॉर्ड मैजेस्टी प्लीज़ प्रोवाइड दिस एविडेंस, प्लीज़ प्रोवाइड दिस। मतलब उनसे एक तरह से कहें तो भीख सी मांगते रहते थे। ये चीज़ें जो गरम दल के नेता होते थे एक्सट्रीमिस्ट, उनको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि ये जब हमारा अधिकार है, हमारा देश है, और हमें इनसे भीख क्यों मांगनी पड़ती है। तो शुरुआत में जो मॉडरेट्स की डिमांड्स थी वो ब्रिटिशर्स अनसुनी करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं और सिर्फ ऐसे ही हमारे सामने चीज़ें रखते रहेंगे। अब इस तरह से क्या होता है कि यही चीज़ें जो होती हैं ये नेशनलिज्म को इमर्ज करना शुरू करती हैं भारत में। भारत में राष्ट्रवाद का इमर्जेंस शुरू होने लगता है। राष्ट्रवाद की एक फीलिंग, क्यों? क्योंकि अब इंडियंस जो थे उनको सच्चाई पता लगने लगी थी। दादा भाई नेहरू, जिन्होंने एक वेल्थ ऑफ इंडिया की एक बुक लिखी थी, उन्होंने बताया इंडियंस को कि हर साल 50 करोड़ रुपए इंडिया से ब्रिटिशर्स लेके चले जाते हैं जो इंडिया के हैं। इस तरह से बहुत सारी जो वेल्थ है वो इंडियंस की है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं। तो लोगों को उनके सही ऑब्जेक्टिव समझ में आने लगे, तो लोग एकत्रित होने लगे और नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो इंडियंस में इमर्ज होने लगी। अब ये था उसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ अत्याचार कर रहे थे, हमारे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकली जो इतने बुरी तरह से हमारे पर टैक्सेस लगा रहे थे, उसकी वजह से इंडियंस काफ़ी ज़्यादा उनसे हेट करने लगे थे। उनके खिलाफ विद्रोह की एक शुरुआत हो चुकी थी, और उसके बावजूद वो उन विद्रोहों को, रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश करते रहते थे। उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया ब्रिटिशर्स के। तो उनके इंडियंस में क्या हुआ, एक नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होनी शुरू हो गई। राष्ट्रवाद की एक फीलिंग जो है वो इमर्ज होनी शुरू हो गई। ये जो मैप है, ये मैप है आपका बिफोर प्री पार्टीशन, यानी पार्टीशन से पहले का
ये मैप है 1947 का। तो नेशनलिज्म हमें समझ में आ चुका है। नेशनलिज्म कुछ और नहीं होता जब हम अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन, अपनी बिलोंगिंग के लिए जस्ट फॉर द नेशन फाइट करते हैं बिना किसी फॉल्स कॉज के, तब उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं राष्ट्र के प्रति अपनी आइडेंटिफिकेशन, राष्ट्र के प्रति किसी भी तरह की फाइट में इन्वॉल्व होता हूँ और उसमें मेरा किसी भी तरह का पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? नेशनलिज्म। क्या कहलाएगा वो? नेशनलिज्म। ये है आपका नेशनलिज्म। अब आता है आपके चैप्टर का सेकंड पॉइंट, जो है आपका अफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अफेक्ट ऑफ फर्स्ट, व्हाट आर द अफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक पिक्चर है। अब सबसे पहले फिर से हमें इसके हिस्टोरियल बैकग्राउंड में भी जाना होगा। इसका एक डिटेल वीडियो आपको पता है। नाउ अब हम इसको हल्का सा जान लेते हैं। जो ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में आके, उनके लिए मैं एक बार दोबारा से एक रिवाइज करा देता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज था वो था ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश हुआ करता था यूरोप में। वहाँ के जो प्रिंस थे ऑर्जुक फ्रेंच फर्डिनेंड, उनको किल कर दिया था सर्बिया के इसी एक ग्रुप ने, जिस ग्रुप का नाम था ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड की ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी एक यूरोप में एक छोटा सा देश था, उसी के नीचे लगा हुआ था उसके साथ साउथर्न डायरेक्शन में सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे उनको मरवा दिया था सर्बिया ने। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने उनके सामने एक ह्यूमिलेटेड सरेंडर करने को कहा। जब सर्बिया ने इससे इनकार कर दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने उनको ह्यूमिलेट करने के लिए उनके ऊपर अटैक करने की धमकी उन्हें दी। तो उस समय रशिया जो है वो सर्बिया की हेल्प करने के लिए आगे आया। जब रशिया सर्बिया की हेल्प करने के लिए आगे आया तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की हेल्प करने के लिए आगे आया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के अगेंस्ट में, तो रशिया एंड फ्रांस ने भी क्या किया, जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये जो बैटल था वो दो मेन पावर्स के बीच में, एक तो थे आपके एलाइड पावर्स और एक थे आपके सेंट्रल पावर। एलाइड पावर्स में कौन कौन था? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए जो लास्ट में आया था 1917-18 में, और जापान। सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। तो ये थे आपके एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में जब ये महायुद्ध होता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटेन क्या करता है, क्योंकि उसकी कई देशों में कॉलोनीज थी, यानी कई देशों के ऊपर उसने अपना साम्राज्य बना रखा था। उस समय ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, ये कहा जाता था कि ब्रिटिश एक ऐसा देश है जहाँ कभी सूरज नहीं डूबता। द सन इज़ नेवर सेट ऑन अ कंट्री, इट्स ब्रिटेन। रीज़न क्या था? क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने कई जगहों पर अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन इंक्लूड होता है तो वो इंडिया से काफ़ी सारे सोल्जर्स को बुलाता है वॉर के लिए। तो जब हमारे यहाँ के सोल्जर्स जा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इंडिया पे होगा। तो वही इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, और कैसे वो इम्पैक्ट नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं वो हमें इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलता है। तो ये पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 के बीच में। इसमें एलाइड पावर की जीत होती है एंड यूएसए एक सुपर पावर बन के इमर्ज होता है। अब होता क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड डेवलपिंग न्यू मॉडल्स ऑफ स्ट्रगल इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहली बात, जब पहला विश्व युद्ध खत्म होता है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर का उपयोग किया गया था, जिस वजह से टैक्सेस जो थे वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे, कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी गई थी, और वार में जो लोन्स लिए गए थे इस वजह से चीज़ों की जो वैल्यूज़ थी, जो कॉस्ट होती थी, उनको भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया था। वॉर के समय, युद्ध के समय प्राइजेज इंक्रीज ड्रामेटिकली विच लीड टू एक्सट्रीम हार्डशिप। यानी युद्ध के दौरान भी चीज़ों की वैल्यू को इतनी डबल कॉस्ट पे बेचा जाने लगा, जिससे कि उन्हें वॉर के लिए पैसा मिल सके।
पॉवर्टी एंड फोर्स रिक्वायरमेंट इन द आर्मी मेक पीपल हॉस्टाइल टू द ब्रिटिश रूल। गरीबी और ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करने की ब्रिटिश एम्पायर के इस मंसूबे की वजह से लोगों के बीच और उनके प्रति एक हेट फीलिंग इमर्ज हो रही थी। 1918-19 और 20-21 के बीच में फूड शॉर्टेज होता है, फेलियर क्रॉप होता है, फेमाइंस आते हैं, एपिडेमिक, उस समय भी प्लेग एपिडेमिक आया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रिटेन की पॉलिसीज़ में किसी भी तरह का कोई चेंज नज़र नहीं आता है। उन्हें अभी भी इंडियन से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं था। दे जस्ट वॉन्ट टू टेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब हमने नेशनलिज्म का बैकग्राउंड देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी बैकग्राउंड देख लिया, कॉज क्या था वो देख लिया, ऑस्ट्रेलिया हंगरी वाला। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह देखते हैं। सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी जो लॉ किए हुए थे वो जाते हैं साउथ अफ्रीका एक केस की सुनवाई के लिए। तो जब वो ट्रेन में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ वाइट पीपल्स होते हैं, वो उनको उनकी सीट से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वो पूछते हैं क्यों फेंका। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्लैक पीपल्स को फर्स्ट क्लास सीट्स में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगती और गांधी जी वहाँ पर रैसिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। रैसिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रंग भेद, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन कलर, कलर के बेस के ऊपर लोगों के बीच भेदभाव करना। ये होता था साउथ अफ्रीका में, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो गांधी जी वहाँ पे मूवमेंट लीड करते हैं और रैसिज्म की फीलिंग को पूरी तरह से वहाँ पर ख़त्म करके इंडिया वापस उनको बुलाया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को जब वो इंडिया वापस आते हैं, इसी दिन को 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उनको बुलाया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक सक्सेसफुल मूवमेंट, एक रिवॉल्ट जो सक्सेसफुल हुआ था उसको लीड किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी चाहते थे कि वो इंडिया में भी आकर एक मूवमेंट को लीड करें और इंडिया को भी ब्रिटिशर्स से फ्रीडम दिलवाएं। अब गांधी जी गए तो इस तरह से थे, ये उनकी जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तब की पिक है, और जब वो इंडिया आते हैं तब की ये वाली पिक है। तो ये दोनों पिक्चर्स में आप गांधी जी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाउ द मैन हैज चेंज हिमसेल्फ। जब जाते हैं तो बिल्कुल अपना सूट बूट टाई वाई पहन के, बिल्कुल बाल अच्छे से, दाढ़ी मूछ सब अच्छी बढ़िया, लगता है कि भाई कोई सूट बूट पहन के आदमी गए। जब लेकिन वापस आते हैं तो चेंज, उनकी पर्सनैलिटी को आप देखिए, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। एक मतलब अपनी भाषा में तो साधु संत सन्यासी जैसी उनकी प्रवृत्ति हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? बिकॉज ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि उनको सत्य की ताकत का अंदाजा हो चुका था। ही अंडरस्टैंड इफ द कॉज ऑफ एनी मूवमेंट वॉज ट्रुथ, देन देयर वॉज नो नीड ऑफ एनी अटैकिंग प्रोग्रेसिव और फिजिकल फोर्स। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का संघर्ष सत्य की काम के लिए करते हैं तो आपको किसी भी तरह की शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपका सत्य आपको जीत दिलाएगा। यही गांधी जी का मानना था और यही था सत्याग्रह। सत्याग्रह का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, सत्य प्लस आग्रह, यानी सच के लिए लोगों को आग्रह करना कि सच बोलिए, सच के साथ रहिए और सच के लिए संघर्ष कीजिए। ये था उनका सत्याग्रह। दूसरी बात वो सत्याग्रह में जो कहते थे कि अगर हमारा कॉज ट्रू है तो हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें अपने जो लोग हैं अगेंस्ट में उनको किसी भी तरह के पेन को देने की ज़रूरत है। हम उनको सही बात बताकर अपने प्रति एग्री करवा लेंगे। हम उनको एग्री करवा लेंगे कि हमारा कॉज सही है, तो वो एक ना एक दिन हमारी बात मान जाएंगे। ये गांधी जी का बिलीफ था। गांधी जी का कहना था कि अगर आप सही काम के लिए कोई मूवमेंट शुरू करते हैं तो एक ना एक दिन जो आपके अगेंस्ट है वो आपकी बात को मान जाएगा, अगर आप सही और सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। वो हमेशा कहते थे किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए।
और महात्मा गांधी ने इसी सत्याग्रह के बेस पर साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था। तो इंडियंस भी उनके इस सत्याग्रह की पावर को समझते थे कि सत्याग्रह से इंडियंस। अब देखिए सत्याग्रह को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊं कि क्यों गांधी जी सत्याग्रह के इतना ऊपर जाते थे। बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी क्लेवर मैन। उस समय अगर कोई आदमी लॉयर बनता था तो बहुत होशियार, मतलब ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा तो बच्चों को सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए कहा जाता था, या तो हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा या फिर लॉयर बनेगा। क्यों? क्योंकि लॉयर होना उस समय मतलब बहुत जो इंटेलिजेंट पर्सन्स होते थे वो बनते थे। आज की बात अलग है कि आजकल तो हर कोई झोला छाप आदमी भी लॉयर बन जाता है और यहाँ वहाँ केस लड़ता रहता है। चलिए उनको छोड़िए। तो ही वॉज वेरी क्लेवर मैन। उनको पता था कि अगर हम फिजिकली फोर्स के थ्रू या शारीरिक बल के थ्रू ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई मूवमेंट शुरू करेंगे तो ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से उस मूवमेंट को कुचल देंगे, क्योंकि उनके पास आर्मी है। दे हैव यूज दैट आर्मी। आप 50, 60, 100, 125, 200, 300, 5,000 लोग लेकर भी उनके सामने जाओगे, क्या लेके? डंडे वंडे तलवारें लेकर। वो अपनी आर्मी की बंदूक निकालेंगे, धाए धाए खत्म। तो फिजिकल फोर्स के थ्रू तो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई मूवमेंट कर ही नहीं सकते थे। और ये चीज़ उन्होंने बैकग्राउंड में देखी कि जब जब इंडियन आर्मीज ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए कि जब उस समय गलती क्या हुई थी। गलती ये थी कि एक तो हमारे बीच में कलेक्टिविटी नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। अलग अलग तरह से हमने मूवमेंट शुरू कर दिया था 1857 का। और जब मूवमेंट शुरू कर दिए, शुरुआत में हमें सक्सेस मिलती है, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स अपनी सेना को बुलाते हैं और हमें बहुत आसानी से डिफीट करके सभी राज्यों को दोबारा से कब्जा कर लेते हैं। तो ये बात बापू को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। गुजराती आदमी बापू, वेरी क्लेवर। वो समझ गए कि अगर मैंने इनके खिलाफ बंदूक या हिंसा के थ्रू जाने की कोशिश की तो ये बहुत आसानी से कुचल देंगे। सारा मूवमेंट जितनी तेजी से इमर्ज होगा उतनी तेजी से कुचल दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सत्याग्रह करेंगे, हम शांति पूर्वक अपनी बात मनवाएंगे इनसे, और हम सही हैं तो इन्हें हमारी बात माननी भी होगी। अगर आप सही हो तो आपको किसी के ऊपर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। जब आप सही हो तो वो सामने वाला खुद एक ना एक दिन आपकी बात को मान जाएगा। और बापू इसी बात को कहते थे। तो ये हो गया आपका आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब जब बापू भारत वापस आए तो बापू ने सबसे पहले एक सिंपल सी शर्त रख दी गोपाल कृष्ण गोखले जी के सामने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जब उनसे कहा कि अब आप आए हैं और यहाँ पर एक मूवमेंट को लीड कीजिए आप, तो गांधी जी ने कहा कि पहले मुझे इंडिया की जोग्राफिकल कल्चरल कंडीशन को समझना है, यहाँ के लोगों की मेंटलिटी को समझना है, उसी के बाद मैं किसी भी तरह का मूवमेंट लीड करूँगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल इंडिया का पूरा एक भ्रमण करना है, यानी कि इंडिया को समझना है, घूमना है इंडिया को। और वो एक ट्रेन में बैठे इंडिया आने के बाद एक हफ्ते बाद, और अपने घूमने के लिए, मतलब एक भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का पहला इंडिया में एक मूवमेंट था। अब ये जो मूवमेंट था 1917 में हुआ था, इसका जो मेन कॉज था, पहली बात, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात की है। वहाँ के लेबरर्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी ज़मीन पर, यानी कि जो उनकी ज़मीन है उसके 3 पोर्शन यानी कि 30% पोर्शन पर इंडिगो की खेती करें। इंडिगो की खेती के लिए उनको फोर्स किया जाता था। इंडिगो क्या होता था? एक तरह का डाई, यानी कि नील कह सकते हो आप इसे हिंदी में। नील की खेती के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। अब जब वो नील की खेती कर लेते थे तो इंडिया में तो नील की कोई डिमांड थी नहीं। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिर जब नील की खेती हो जाती थी तो उसको उस समय अपनी मुंह मांगी कीमत पर खरीदने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि इंडियंस उसको कहीं और ब्रिटिशर्स के अलावा सेल नहीं कर सकते थे। सपोज कीजिए कि अगर इंडिया ने नील की खेती अगर फोर्स करके करवाई, ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने नील की खेती की, उसकी लागत यानी जो उसकी कॉस्ट आई वो आई उनको 10,000 रुपये। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसको ख़रीदना तो सिर्फ हमें ही है, तो वो किसान से कहेंगे कि हम आपकी नील 6,000 रुपये या 7,000 रुपये में ख़रीदेंगे। अब किसान क्या करे, क्योंकि किसान के पास वो उसको रख तो सकता नहीं है, उसे कहीं बेच और नहीं सकता, ना ही उसका किसी और तरह से उपयोग कर सकता है। तो वो उसको फिर ब्रिटिशर्स को 6 या 7,000 जिस कीमत पर वो चाहते थे उस कीमत पर उसको बेचना पड़ जाता था। तो उससे क्या होता था, किसानों को बहुत लॉस होता था। अब उसी समय चंपारण में कई तरह की और समस्याएं भी चल रही थी, एपिडेमिक्स। तो
होता क्या है कि जो राजकुमार शुक्ला जी होते हैं वो इस बात से काफ़ी परेशान थे, तो उन्हें गणेश विद्यार्थी वो उनको गांधी जी के वर्क के बारे में बताते हैं जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। तो और वो राजकुमार शुक्ला जी जो कि चंपारण के एक तरह के मुखिया थे, उनसे कहते हैं कि क्यों ना आप उन्हें लखनऊ में जाके मिलें, जो 31st सेशन है कांग्रेस का वहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में, वहाँ पर बापू जरूर आएंगे, आप वहाँ पर जाकर उनसे बात कीजिए और उनसे सहयोग मांगिए। तो जो जाते हैं चंपारण के लिए उनके पास, वो नाम है राजकुमार शुक्ला। वो जाते हैं गांधी जी के पास और उनसे इस चीज़ के लिए सहयोग मांगते हैं कि चंपारण में जो किसानों के साथ बदसलूकी की जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको लेकर वो कोई मूवमेंट लीड करें। तो गांधी जी उनकी समस्याओं को समझते हैं और 1917 में वो एक मूवमेंट लीड करते हैं जिसका नाम था चंपारण, जिसमें कि वो जो पीजेंट की डिमांड थी उनको ब्रिटिशर्स के थ्रू फुलफिल करवा लेते हैं। यानी ये बापू आए 15 में, 17 में, 16 की एंड में और 17 की शुरुआत में ये मूवमेंट शुरू होता है। ये 16-17 ये किताबों में लिखा हुआ है बेटा, इसका रीज़न ये है क्योंकि 31वां जो सेशन था कांग्रेस का जो लखनऊ में, जहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिले थे, वो 1916 में हुआ था, 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2016 में। तो जब मिले बात हुई, लेकिन वो मूवमेंट ऑलमोस्ट जो लॉन्च किया था गांधी जी वो 1917 में किया था। इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, टीचर्स को, 1916 की 1917, लेकिन इसकी रियल डेट 1917 है। लॉजिक मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि 31st कांग्रेस का जो सेशन था वो 26 से 30 दिसंबर 1916 को आयोजित किया जाना था। उसी समय राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण के बारे में बताया था। तो जब गांधी जी चंपारण जाएंगे, उसकी रिसर्च करते हैं, जब देखते हैं कि पीजेंट की डिमांड जो है वो बिल्कुल सही है, तब वो मूवमेंट को लीड करते हैं और फिर उसको विक्टोरियस होते हैं। तो 1917 हम इसको मानते हैं। अब गांधी जी आए, पहले साउथ अफ्रीका में हरा कर आए ब्रिटिशर्स को, यहाँ आए, पहली बॉल पे 6 आते ही मैच जीत लिया। पहली बार ब्रिटिशर्स को इंडिया में किसी ने डिफीट दी थी। अब आता है खेरा मूवमेंट, ये आपका 1918 का था। खेरा कैंपेन जो था ये भी गुजरात का ही था। चंपारण जो था वो बिहार का था, खेरा जो था वो गुजरात का था। आई थिंक स्लाइड में मैं बाई मिस्टेक आपका गुजरात लिख गया हूँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, वो बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। खेरा कैंपेन टुक प्लेस इन खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, डायरेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। इसका जो कॉज था वो ये कि उस समय गुजरात में क्रॉप फेलियर हो गया था और इसी के साथ वहाँ पर फेमाइन भी यानी भुखमरी भी थी, बारिश नहीं हो रही थी, पैंडेमिक भी फैला हुआ था। तो जो किसान थे वो ब्रिटिशर्स से उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको कुछ कम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इस मांग को फुलफिल नहीं, यानी इस मांग को नहीं मान रहे थे। गांधी जी के पास जब ये मूवमेंट जाता है, गांधी जी इसकी जांच पूरी, पहले गांधी जी की सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि जब भी वो कोई मूवमेंट लीड करते थे पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करते थे, फुल रिव्यू लेते थे, सारी कंडीशंस को देखते थे, सारा बैकग्राउंड देखते थे, क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, उसके बाद उस मूवमेंट को लीड करना शुरू करते थे। मतलब पूरी तैयारी के साथ मूवमेंट शुरू करते थे। आजकल के नेताओं की तरह नहीं कि आज पता चला अच्छा ये बात है शुरू हो गए, नहीं। फर्स्टली ही वॉज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर लॉन्चिंग द मूवमेंट। मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते थे। ये मूवमेंट के बारे में जब उन्हें पता चला, उन्होंने अपने आप को तैयार किया, जांच पड़ताल की, इस मूवमेंट को लीड किया और ये मूवमेंट में भी गांधी जी डिफीट करते हैं, गांधी जी हरा देते हैं ब्रिटिशर्स को। अब आता है आपका तीसरा मूवमेंट। अब गांधी जी आए हैं 1915 में, 1916 में उनसे राजकुमार शुक्ला जी मिले चंपारण वाले मूवमेंट के लिए, 1917 में उन्होंने लॉन्च किया, जीत लिया। 18 में उन्होंने खेरा लॉन्च किया, जीत लिया। अब 18 के पास में मिड ऑफ द 1918 अहमदाबाद के मिल वर्कर्स अपनी बात लेके गांधी जी के पास जाते हैं, जहाँ पर वो अपने मिल्स जो ऑफिसर्स थे उनसे बोनस की मांग कर रहे थे। जो मिल वर्कर, जो मिल के ओनर्स थे, उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था। गांधी जी फिर पूरी प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, सब चीज़ों का मुआयना करते हैं और जब उनको लगता है कि मिल वर्कर्स की डिमांड जायज़ है, उनके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है, तब फिर वो ओनर्स के अगेंस्ट मूवमेंट लीड करते हैं। यहाँ पर भी वो जीत जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि भाई गांधी ने अंग्रेज़ों को, बापू ने परेशान करके रख दिया।
बापू पहले तो अफ्रीका में बैंड बजा के आए, अब जब से इंडिया में आए 3 बॉल पे 3 छक्के। सबसे पहले आके चंपारण में जीत, फिर आके खेरा में जीत, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स में जीत। अब ये जो गांधी जी के विनिंग मूवमेंट थे, इससे ब्रिटिशर्स थोड़े सकपका गए कि यार ये बापू हमें अफ्रीका में भी हरा के आया, यहाँ आके इसने 3 मूवमेंट लीड किए, तीनों के तीनों में इसने हमें हरा दिया, कहीं ये पूरा साम्राज्य इंडिया का हमसे हटिया ना ले। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स कैसे गांधी जी के इन एक्शंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया जाता है, क्या कारण थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, कैसे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च होता है। वो सभी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।